नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कश्मीर के अंदर कोरोना काल में जो माँ बाप मर गए थे, जिनके जिनके बच्चे यतीम हो गए थे, वो एक ऑर्फन बच्चे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को बेच रही है। ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद सजाद लोन जो पीपल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। और तीसरी खबर जो है हमारे आरसपुरा से है। आरसपुरा घराना वेटलैंड जो है उसके ऊपर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर किया हुआ है। जो यथास्थिति है वही तब तक रहेगी। उसकी नई जो डेट है वो 15 फरवरी को डाली थी, लेकिन अचानक आज प्रशासन उस पर कब्जा करने के लिए, उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए गया, जितने लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वहां पे उन्हें अरेस्ट किया गया। और कोरोना को लेके, जैसे हम रोज कोरोना को लेके बात करते हैं, तो कोरोना का खतरा बढ़ते न बड़ी शंका है जम्मू में बढ़ने की। इसलिए प्रशासन इसमें से काफी अच्छे स्टेप ले रहा है। उन्होंने कुछ होटल्स जो हैं, 6 होटल्स हैं जिनमें क्वारंटाइन के लिए उनको रखा है। पुलवामा में पामपुर के एरिया में एक ऑर्फन, वहां पे कोरोना से जो जिनके माँ बाप मर गए थे, वो छोटे बच्चे, नवजात बच्चे भी वहां पे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको वहां रखा गया था। अब खबर सामने जो आई है वो ये है कि इस ट्रस्ट ने इन बच्चों को बेचना शुरू किया, बेच रहे हैं। पुलिस और प्रशासन को भी पता चल गया और कल उसको सील भी किया गया है और उसके अगेंस्ट पामपुर में एक FIR भी लगी है। ये एक बहुत ही दुखदायक बुरी खबर है कि उन बच्चों को जिनको सहारा चाहिए था, जिनको सहारा देकर ये लेकर गए, ये ट्रस्ट लेकर गया, उन बच्चों को बेचा जा रहा है, उन मासूमों को की बोली लगाई जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली बहुत बड़ी घटना है। और पहले तो अक्सर ये सुना जाता था, जो बच्चे घरों से भाग जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे या दूसरे महानगरों की ओर, जो स्टेशन पर उतरते हैं, बस अड्डों पर उतरते हैं, वहाँ इस प्रकार के गिरोह सिकरे होते हैं। उन बच्चों को वो बहला फुसलाकर अपने अड्डों पर ले आते हैं, फिर उनको बेच देते हैं। वो जो खरीदने वाला आदमी उनके साथ जैसा मर्जी सलूक करे। वो जिस वक्त मैं ब्लिट्स में जुड़ा था, करीब ये बात है कोई 25 साल पुरानी, ब्लिट्स के लिए काम करता था, बॉम्बे का बहुत बड़ा अखबार था, करिंजिया साहब का। तो मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी। मुझे पता चला था कि स्टेशन पर जो बच्चे घर से भाग कर आते हैं, उनको वो ताड़ू निगाहें जो होती हैं गिरोह, उनको पकड़ लेते हैं, फिर उनको बेचते हैं। लेकिन वो आसानी से नहीं बेचते। मैं वहाँ बैंक अधिकारी बन के गया, एक रूप रख के, और मैंने कहा कि मेरा बेंगलोर ट्रांसफ़र हुआ है, छोटा बच्चा, मुझे बच्चा चाहिए खिलाने के लिए। इतने शातिर होते हैं, उन्होंने पूरा फ़ोन नंबर चेक किया। उन्होंने मोबाइल तो होता नहीं था, लैंडलाइन चेक किया। मेरा बैंक का दोस्त था, मैंने सेट कर लिया था। कहने का मतलब बच्चा मैं खरीद के लाया सिर्फ 400 रुपये में। वो स्टोरी छपी ब्लिट्स में, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी सब में छपी। पार्लियामेंट में सवाल भी उठा पार्लियामेंट में कि संसद से कुछ दूरी पर नौनिहाल बिकते हैं। वो तो एक अलग किस्सा था, वो तो बच्चे भागते रहे। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो इंसानियत को बिल्कुल शर्मसार करने वाला, ये जो चाइल्ड वेलफेयर का जो NGO बना हुआ है, ग्लोबल वेलफेयर, ये तो अगर ये बातें सही हैं तो ऐसे आदमी के खिलाफ तो इतने मुकदमे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि इसने उन अनाथ बच्चों के साथ घोर अपराध किया, मानवीय अपराध किया है, जिनके माँ बाप बेचारे मर गए। उनको इस भरोसे के साथ ले जाया गया कि उनकी परवरिश करके एक अच्छा इंसान बनाया जाएगा। ये नहीं पता कि उनको बेच दिया गया। अब इनको ये भी नहीं पता कितने बच्चे और कितनी बच्चियां हैं। तो जो जानकारियां मिल रही हैं, चूंकि ऐसा तो है नहीं कि पुलिस तक भनक ही पहुंची होगी। पुलिस भी तभी सक्रिय होती है जब मीडिया में चीजें चलती हैं। पुलिस भी आंख बंद करके बैठ जाती है। तो मैं समझता हूं कि कश्मीर में, मसला भले कश्मीर का है, लेकिन कश्मीर के ही पत्रकारों ने इस बड़े बड़े अमानवीय जालसाजी को, घोटाले को, या ये कि एक आपराधिक धंधे को उन्होंने बेनकाब किया। आज उनकी जो जिनका संस्था का नाम ले रहे हैं, NGO का, उसके यहाँ उसको सील किया गया और डॉक्यूमेंट भी सीज किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोई छोटा स्कैंडल नहीं होगा। इसके लाजमी तौर पे जो डॉक्टर होंगे, चूंकि मेरे तो माँ बाप हॉस्पिटल में है, ये वहीं से ले आते होंगे फर्जी कागज तैयार करके। तो इसमें डॉक्टरों की भी शनाख्त होनी चाहिए, इसमें और सफेद पोश हो सकते हैं। ये केवल जम्मू कश्मीर की हद तक नहीं है,
ये देश के दूसरे शहरों तक भी पहुंच सकते हैं, इनके तार जुड़े, दिल्ली, बम्बई या दूसरे महानगर हैं। इन बच्चों को कहाँ कहाँ बेचा गया, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इंसानियत पर एक कलंक वाला मामला है। इसकी स्टेट गवर्नमेंट को खुद चाहिए, एनआईए को दे या सीबीआई को दे। लोकल पुलिस के बस की जांच नहीं होगी। पुलिस ने उतना काम किया जितना खबर खुली और पुलिस ने रेड कर दी। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस को पता नहीं होगा। जब जर्नलिस्ट को पता चल जाता है तो पुलिस को क्यों नहीं पता चलता? तो मेरा मानना यह है कि ऐसे मामलों में बेहद ही संवेदनशील तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें कसूरवार पाए जाए उनको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके माँ बाप कम उम्र में मर जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, वो बेचारे, उनके साथ इस तरह का जुल्म और पाप हो तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाते। ये बिल्कुल सही कहा कि इनके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े होते हैं और अभी जब ये चीज सामने आई है और हकीकत भी सामने आएगी और पता भी चल जाएगा कि कहाँ कहाँ ये बच्चे गए और पता नहीं बच्चे बेचारे कहाँ जम्मू कश्मीर से बाहर कहाँ कहाँ बेचे गए और किस हालात में वो उनका वो आगे रहेंगे। जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। और कश्मीर के अंदर ये बात होना जो बिल्कुल हम कह सकते हैं इंसानियत के नाम के बहुत बड़ा दब्बा है, ये बहुत बड़ा दब्बा है। तो हम बात करते हैं पीपल कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन है साजिद लोन, उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर भी आरोप लगाया है। जैसे कल भी हमने चर्चा की थी 370 को लेके कि वो अगर पीडीपी के साथ हमारी सरकार बनती तो हम शायद इसको तोड़ने नहीं देते। उसी को लेकर इन्होंने भी कहा है कि जो उमर अब्दुल्ला है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, वो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। देखिए 370 को खत्म हुए करीब 2.25 साल हो चुके जी, लेकिन उसका जिन इन कश्मीरी नेताओं का लगातार पीछा कर रहा है। वो चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, महबूबा मुफ्ती हो, अब्दुल्ला फैमिली हो, सज्जाद लोन हो। सज्जाद लोन ने ठीक कहा है। देखिए ना, जब वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, खुद विदेश राज्य मंत्री थे। भाई अगर आपको बीजेपी और संघ से इतना परहेज है तो आप मंत्री क्यों बने उस वक्त? इसका मतलब है कि अगर मिलाई मिलेगी तो हम चाटेंगे, वरना हम कड़वा कड़वा थूक कहेंगे। तो ये उन्होंने अपने तरीके से, चूंकि इन पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार से फायर हो रहे थे, उमर अब्दुल्ला के बारे में कल भी आपने कहा, हमने भी कहा, अनप्रडिक्टेबल आदमी है। ये कब क्या बोल देंगे, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा जो साथी है मैं उसी पे वार कर रहा हूँ। देखिए ना, पहले गुलाम नबी आजाद पे कहा कि उनका 370 भूल जाइए, उन पर हमला हुआ है। ये अलग बात है कि आजाद अपनी अगली सभा में यू टर्न ले गए। मतलब वो उनको लगा कि मेरे को तो उमर अब्दुल्ला ने बेनकाब कर दिया। अब वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस की 300 सीटें आएंगी तो 370 कांग्रेस जो है बहाल करेगी। तो कहने का बोलो अब यह है कि कोई भी पाक साफ नहीं है। सज्जाद लोन पर तो वैसे भी आरोप लगते रहे। पीडीपी बीजेपी की सरकार थी तो सज्जाद लोन बीजेपी कोटे से मंत्री बने थे, कैबिनेट मंत्री बने थे। तो कहते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं। तो कश्मीरी लीडरशिप के साथ ये एक विडंबना जुड़ी है कि सत्ता किसी की दिल्ली में हो, इनकी कोशिश होती है कि हम उससे करीब चले आए। ये अलग बात है कि ये पर्दादारी करके काम करते हैं, गाली भी देंगे और अंधेरे में जाके मुलाकातें भी करेंगे। अब जिस प्रकार सज्जाद लोन हमलावर हुए हैं, अब जाहिर है कि इनकी तरफ से भी रिएक्शन आएगा। चूंकि कल उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती मोहम्मद सईद पर भी हमला किया था कि उन्होंने ही रूट्स बताए, वही ना समझौता करते करीब हो। इसलिए उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की बी लाइन है, हम पर आरोप लगा रही है कि अब जो दूसरे दल हैं वो बीजेपी के साथ गलबैया डाले बैठे। तो कहने का बोलो अब यह है कि अब कश्मीर में 370 का जो जिन है इन्हीं पॉलिटिकल लीडरों के बीच में घूम रहा है और वो किसको डसेगा वो चुनाव में पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सी जी, यहाँ पे ग्राना वेटलैंड आरसपुरा में जो है उसको हमारे प्रवासी जो पक्षी है यहाँ पे आते हैं हम जी, तो गवर्नमेंट ने इसे डेवलप करने की बात कही थी। इसको सारे एरिया को डेवलप किया जाएगा। तो उसको लेकर कुछ स्थानीय जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ये थी कि ये पक्षी उनकी जो फसलें हैं वो खराब कर देते हैं और वो नहीं चाहते कि इसको डेवलप किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पक्षी जहाँ पे है। उसको लेके इन्होंने कोर्ट से स्टे लिया हुआ था इसके प्रशासन के विरुद्ध। तो आज वहां पे प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है, उसको अपने कब्जे में लेना चाहा या कुछ करने के लिए उनका आगे कदम उठाया। उसे लेकर वहां पे लोकल जो लोग हैं, वहां का जो नेता है टोनी, और उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट किया कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये आप कोर्ट की उल्लंघना कर रहे हैं जी। तो उसको लेके पुलिस के साथ कुछ वहां पे धक्का मुक्की भी हुई और बाद में उन्हें हिरासत में भी टोनी और उनके काफी साथियों को हिरासत में भी लिया गया। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये ग्राना वेटलैंड तो
बहुत फेमस हैं, दशकों से विदेशी पक्षी ये समय आ रहा है उनके आने का। हाँ। और पिछले दिनों ये डिपकॉम हो या डायरेक्टर टूरिज्म हो या डीसी हो, इवन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा था कि हम टूरिज्म के नज़रिए से ताकि और टूरिस्ट आएँ और हम इसको और एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड में हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने गुजरने का डर हो कि अगर फैलाव होगा तो हमारे घर भी उस जद में आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक वजह यह जिस प्रकार तंजीर टोनी का वीडियो वायरल हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है, उनका ये कहना था कि इस पे कोर्ट में हम गए हैं, कोर्ट में इसकी या फरवरी में सुनवाई है, तो आज उन्होंने उसको भी कोर्ट के आर्डर को भी दरकिनार करके कार्रवाई डाल दिया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें प्रशासन को, जब अगर कोर्ट का मामला अगर सच है तो प्रशासन को थोड़ा इसमें संवेदनशील होना चाहिए। कोर्ट जब फाइनल ऑर्डर करे उसके बाद अपना कार्रवाई। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को भी इसकी डेट पड़ी हुई है और उन्होंने पहले ही इस पे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और तरनजीत टोनी वगैरह बहुत से लोग उसमें, चूंकि वो वहाँ के बीडीसी मेंबर हैं, समझे ना, तो इसलिए डीडीसी मेंबर है तो वो तो उनके वहाँ के उनका इलाके के लोग हैं, जाहिर है कि वो आगे आके इस मुद्दे को उठा रहे हैं। विजुअल देख रहे हैं कि उनको पुलिस पकड़ के ले आ रही है, टोनी को और दूसरे लोगों को। तो मैं समझता हूँ प्रशासन और पुलिस को इस मामले में संवेदनशीलता बरतनी। बिल्कुल सी जी, कोरोना को लेकर जैसे कि हमने हमेशा रोज ही बात करते हैं कि हमें इससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ताकि ये एक बार फिर कहीं बड़ा प्रकोप ना जम्मू में बने, तो उसको लेके प्रशासन भी सख्त हो गया है। और जो बाहर से जितने भी यात्री आ रहे हैं, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया। उसके लिए 6 होटल उन्होंने किए, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। अगर वो घर पे नेगेटिव है तो घर पे रह सकते हैं, अगर होटल में रहेंगे तो उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। इसमें प्रशासन काफी सख्त हो गया। उनको देखिए, सबसे बड़ी क्या है, ये ओमिक्रॉन जो नया एक वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये बड़ा भयावह है, बड़ा डरावना है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। और देखिए ना, पहले हजारों केस आते थे और फिर भी लोग लापरवाही, कहीं ना कहीं एक एक केस को लेकर खबरें छप रही हैं कि अमेरिका में आ गया, वहाँ आ गया, वहाँ आ गया। तो मैं समझता हूँ इससे अनुमान लगाया था कितना खतरनाक है। उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डायरेक्टिव जारी की है, उनको कहा है कि सब स्टेटों को कि भैया इसमें प्रिकॉशन लीजिए, बाहर का कोई यात्रु आता है उसको क्वारंटीन कीजिए, टेस्ट कीजिए। तो मैं समझता हूँ ये टेस्ट भी होंगे, और जिस प्रकार कहा जा रहा है कि टेस्ट में अगर नेगेटिव भी आता है फिर उसके बाद भी क्वारंटीन करेंगे। अगर उनका अपना घर है तो घर में करें, निजी प्राइवेट होटल में, लेकिन उसका खर्चा जो क्वारंटीन किया जाएगा उसी को दिया जाएगा। और एक बात और, वैष्णो देवी बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनमें कुछ लोग पिछले दिनों पॉजिटिव पाए गए और वो भवन तक पहुंच गए। हैरानगी की बात यह है वो कैसे पहुंचे, जबकि आप देखिए ना, जो दर्शन ड्यूटी यहाँ से शुरू होता है वहाँ पर स्टाफ बैठा है, रेलवे स्टेशन पे स्टाफ बैठा है, बस अड्डे पे मेडिकल स्टाफ बैठा है, तो लोग कैसे निकल गए, ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन यह है कि कहा यह जा रहा है कि सीईओ जो श्राइन बोर्ड है, रमेश कुमार IAS, उनका कहना यह है कि जो लोग पॉजिटिव पाए गए हो सकता है तो उनको क्वारंटीन करेंगे, नहीं होंगे तो उनको फिर हम लखनपुर के पार छोड़ कर आएंगे ताकि वो अपने अपने घरों को वापस जाएं। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।